डिस्कस करेंगे दैट इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने ये नोट करनी है कि इसमें सारे के सारे मरीन एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल। उससे पहले हमने जितने भी फाइलम पढ़े हैं, फ्रेश वाटर में भी थे, मरीन वाटर में भी थे, एक्वेटिक भी थे, टेरेस्ट्रियल भी थे, लेकिन फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जितने मेंबर्स हैं 6000 स्पीशीज फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आती हैं और सारे के सारे जो हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स हैं। ठीक है जी, तो ये एक एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है, ये इकाइनोडर्मेटा बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जो कि इकाइनोस और डर्मा से मिलकर कंपोज हुआ है। इकाइनो का मतलब क्या है? स्पाइनी। डर्मा का मतलब है स्किन, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनकी जो स्किन है वो स्पाइनी है, राइट। इन एक्चुअल में होता ये है कि इनकी जो बॉडी होती है ना वो एक स्पेशल एपिडर्मस से कवर्ड होती है, और वो जो एपिडर्मस होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की उसमें प्लेट्स लगी हुई होती हैं। उस कैल्शियम कार्बोनेट्स की प्रेजेंस की वजह से ये इनकी बॉडी जो होती है वो स्पाइनी स्किन होती है। फिर चाहे हम इसकी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल स्टारफिश की बात करें या सी कुकम्बर की बात करें या सी अर्चिन की बात करें, ठीक है जी, तो तमाम की तमाम जो फाइलम इकाइनोडर्म्स के मेंबर्स हैं वो स्पाइनी स्किन मेंबर्स हैं। मोस्टली दे आर फ्री लिविंग, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं। जैसे स्टारफिश है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहता है, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि अटैच ही रहता है, बल्कि वो अटैच रह के भी मूव कर सकता है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इसकी मेजॉरिटी फ्री लिविंग है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं। उसके अलावा ये मेजॉरिटी जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा किस तरह के हैबिटेट में रहते हैं, ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा शैलो एरियाज में रहते हैं। शैलो एरियाज का मतलब होता है कोस्ट के करीब और अंडर डीप वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये होता है कि शैलो वाटर क्योंकि कोस्ट के करीब है तो कभी कभी ये नीचे से जब ऊपर मूव कर रहे होते हैं तो ये कभी कभी बाहर भी आ जाते हैं, तभी आपको कोस्ट के करीब आप स्टारफिश आप एक्सक्लूसिवली जो है वो आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा हम जब बात करते हैं कि क्या ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा के पास कौन सा टाइप का स्केलेटन मौजूद है, तो दे हैव एंडोस्केलेटन, ठीक है जी। पहली चीज दे हैव एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन फिर किस तरीके से अरेंज हुआ हुआ ये आपके सामने दिख रहा है। उसी एंडोस्केलेटन की बेस पे ये एक सिस्टम अरेंज करता है दैट इज कॉल्ड वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इससे पहले फाइलम इकाइनोडर्मेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट्स है, एंड दे एग्जिबिट रेडियल सिमेट्रिकल। आप देख रहे हैं इसकी बॉडी जो है वो रेडियली अरेंज है। अगर आप इसको एक एक्सिस में एक पॉइंट पे कहीं की लाइन से भी कट करेंगे तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका जो माउथ भी प्रेजेंट है, एनस भी प्रेजेंट है। माउथ जो है वो इसका ओरल ऊपर की तरफ माउथ होता है और नीचे की साइड पे इसका एनस होता है। तो माउथ इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड एंड एनस इज प्रेजेंट ऑन द एबोरल साइड। इसको हम कहते हैं अबोरल। ऊपर वन को हम कहेंगे ओरल साइड, नीचे वाले को हम कहेंगे एबोरल साइड। आप देख रहे हैं ये कहलाती है सेंट्रल डिस्क। इसी सेंट्रल डिस्क से इसकी आर्म्स जो है वो ओरिजिनेट हो रही होती हैं। इनकी जो बॉडी है वो बेसिकली फ्लैट भी होती है जैसे आपको स्टारफिश की दिखती है, उसके अलावा बिस्किट लाइक भी होती है, ठीक है। और बिस्किट लाइक आपको डायग्राम आपकी बुक के अंदर सी अर्चिन दिखाया हुआ है पेज नंबर 218 पे, ठीक है जी। तो 218 पे आप देखें सी अर्चिन जो होता है वो बेसिकली केक लाइक राउंडेड बॉडी स्ट्रक्चर होती है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होती है। तो इसकी स्टार शेप भी होती है जिसमें स्टार फिश ब्रिटल स्टार आ जाता है, ग्लोब्यूलर शेप भी होती है जिसमें सी अर्चिन आ जाता है, और बिस्किट शेप भी होती है जिसमें बिस्किट और ग्लोब्यूलर बेसिकली हम दोनों को सेम बोलेंगे। तो बिस्किट शेप या ग्लोब्यूलर, बिस्किट शेप वही होती है तो सर्कुलर शेप की होती है। तो यानी कि इसकी बॉडी चिपटी भी होती है और इसकी बॉडी ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर की भी होती है, राइट। अब हम अगर इसके सीलोम की बात करें, इसकी बॉडी कैविटी की बात करें, तो इसके पास जो सीलोम है वो एक्चुअल में एक पूरा सिस्टम पे कंसिस्ट करता है और उस सिस्टम को हम कहते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये एक इसका डिस्टिंग्विश फीचर है। अगर इससे के एक फाइलम इकाइनोडर्मेटा के डिस्टिंग्विश फीचर की बात करें तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज वन ऑफ द डिस्टिंग्विश फीचर दैट आर प्रेजेंट इन ऑल द मेंबर्स इन फाइलम इकाइनोडर्म्स। सिर्फ और सिर्फ स्टारफिश में ही नहीं होता बल्कि सी अर्चिन, सी कुकम्बर
तमाम के तमाम ब्रिटल स्टार्च, जितनी भी हम स्पीशीज की बात करेंगे फाइलम इकानोडर्मेट्स की, तमाम के तमाम वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमें दिखता है। अब सवाल ये है, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर वेस्कुलर सिस्टम? देखिए जी, वेस्कुलर का मतलब होता है कैरी करना। अब क्या है कि स्टारफिश है सबस्ट्रेट के साथ चिपकी हुई, ये करेगी वाटर इनटेक, और उस वाटर इनटेक की वजह से इसकी बॉडी के अंदर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है जिससे वो आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब उसको समझने के लिए, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको उसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर मौजूद एक एक कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो करता है ट्यूब फीट्स। आप देख लें, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फीट्स यानी कि इसका, अच्छा ये जो पूरी साइड है ना, ये इसकी अपोरल ऊपर की सरफेस में मौजूद नहीं है ये, यानी कि अगर आप हाथ करें तो ये आपका जो हाथ है उसकी जो अपर सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन होती है, यानी कि इसी तरीके से स्टार फिश में कोई ट्यूब फीट ऊपर मौजूद नहीं होती, ऊपर क्योंकि स्पाइनी स्किन होता है ये, तो ऊपर सिर्फ ये चीजें मौजूद है। अगर आप इसके एबोरल साइड, नीचे की साइड की बात करेंगे, वहां पर ट्यूब फीट्स ओरिजिनेट होती हैं, मौजूद होती हैं। तो हजारों के लिहाज से ट्यूब फीट्स जो है वो अरेंज हुई हुई होती हैं। आप देखिए कितनी सिस्टमैटिक वे में अरेंज हुई हुई है। अब ये जो ट्यूब फीट अरेंज हुई हुई है वो एक कैनाल के थ्रू अरेंज हुई है, और इस कैनाल को हम कहते हैं रेडियल कैनाल। क्या कहते हैं? इसका मतलब, कहने का मतलब है कि रेडियल कैनाल जो है वहां से ट्यूब फीट की ओरिजिनेशन हुई है। अब अगर आप ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर देखें तो ट्यूब फीट जो है वो नीचे ऊपर से स्वेलन है और नीचे से लॉन्गिट्यूडनल है। तो ये जो स्वेलन एरिया है उसे हम कहते हैं एम्प्यूला। अब फंक्शन क्या करता है बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, और ये डिटेल आपके पूरे जो है वो इसके अंदर नहीं बताई हुई डिटेल। ठीक है, टेक्स्ट बुक मोड में इसकी डिटेल नहीं बताई हुई, तो मैं लेकिन इसके एडिशनल इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एमकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सब डिटेल पता हो। ठीक है, तो ट्यूब फीट जो है ऊपर स्वेलन रीजन है, दैट इज कॉल्ड एम्प्यूला, नीचे लॉन्गिट्यूडनल रीजन है, उसे वो फीट लाइक स्ट्रक्चर है। तो एम्प्यूला और फीट दोनों को मिला के कहते हैं ट्यूब फीट। ट्यूब फीट कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? ट्यूब फीट ओरिजिनेट हुई है रेडियल कैनाल से। मैंने पहले बोला था कि बीच के दरमियान, क्योंकि ये रेडियल रिंग है, इधर से ही ओरिजिनेट इसके 5 आर्म्स होते हैं। यहाँ पर एक और ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है जो कि इसके ओरल साइड पे होता है, जिसे हम कहते हैं मैड्रीपोराइट। ठीक है जी, क्या कहलाता है हमारे पास? मैड्रीपोराइट। उसके अलावा ये जो मैड्रीपोराइट है ये बेसिकली किससे मिलके बना होता है? ये अगेन कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बना हुआ होता है, और ये मैड्रीपोराइट सिर्फ पूरी की पूरी फाइलम इकानोडर्मेट के मेंबर के एक ही जगह पे मौजूद होता है। ठीक है जी, आप देखें यहाँ पर ऊपर की साइड पे, यहाँ पर आपको एक ही जो है मैड्रीपोराइट नजर आएगा, और मैड्रीपोराइट किससे मिलके बना हुआ है? मैड्रीपोराइट स्टोन कैनाल से मिलके बना हुआ है। अब ये स्टोन कैनाल क्या है? ये स्टोन कैनाल बेसिकली, ये देखिए, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जहां भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं कैनाल। ठीक है, इसका मतलब है जहां जहां कैनाल है वहां वहां पानी तो जा सकता है। ठीक है, ये इसका बेसिक था स्ट्रक्चर। अब हम जरा इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे कि मैकेनिज्म किस तरीके से ये परफॉर्म करता है। देखिए, होता ये मैंने पहले भी बताया कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस लिए काम कर रहा होता है। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक बॉडी को मूव करवाने के लिए काम करता है। होता क्या है, ये जो ट्यूब फीट है, ये ट्यूब फीट की ओपनिंग होती है, यहाँ पर ये ट्यूब फीट पानी भरती है। जब ये पानी भरती है तो ये एम्प्यूला स्वेल हो जाता है। तो इसकी वजह से पूरी जो बॉडी होती है एनिमल की, वो उसके अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो जाता है। उस प्रेशर की वजह से वो आगे मूव करती हैं। अब एकदम से वो पानी भरता है, और पानी को ये जैसे ही निकालता है एम्प्यूला के थ्रू, ये एम्प्यूला भरता है, और एम्प्यूला जैसे ही पानी को निकालता है तो ये मूव आगे करती है। ठीक है, तो ये ट्यूब फीट का काम ये होता है। उसके अलावा ये एम्प्यूला का मैंने बता दिया रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल का काम क्या है? रेडियल कैनाल ऐसा कैनाल है जो कि आगे जाके ट्यूब फीट को ओरिजिनेट करता है। ये बेसिकली डेवलपमेंटल लेवल की बात होती है, क्योंकि यहाँ पर भी जो इकानोडर्म्स हैं इनका ये भी लार्वा फॉर्म में पहले होते हैं, और इसके लार्वा को बाइपिनेरिया लार्वा कहते हैं, जो कि हम आगे डिटेल में देखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बाइपिनेरिया लार्वा। क्योंकि उससे पहले हम प्रोकोफोर लार्वा के बारे में देख चुके थे। ये पहला फाइलम है जिसके लार्वा भी चेंज हो गया है, और इसका जो सिमिलैरिटी है वो कॉर्डेट से थोड़ी मिलती जुलती है, तो ये भी हम थोड़ी सी सिमिलैरिटीज के लिहाज से डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब है इन्वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा वेल एडवांस
फाइलम इकाइनोडर्मेटा, और कहा यह जाता है कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा ही कॉर्डेटा का एंसेस्टर ग्रुप है। ठीक है, अब एक रह गया मैड्रीपोराइट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैड्रीपोराइट? मैड्रीपोराइट जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के तौर पे एक्ट करता है, यानी कि इसका जो वेस्कुलर सिस्टम है, वेस्कुलर सिस्टम का मतलब है दे हैव अ सर्कुलर। अच्छा, ऑल्दो कि यहाँ पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बहुत ज्यादा वेल एडवांस नहीं होता, क्योंकि हम पिछला देख चुके थे आर्थ्रोपोड्स में ओपन टैप सर्कुलेटरी सिस्टम था। यहाँ पर हमारे पास जो उसी आर्थ्रोपोड की वजह से थोड़ा बहुत इसके पास ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मौजूद है, लेकिन हाईली एडवांस नहीं है, बहुत रिड्यूस फॉर्म में मौजूद है, बहुत ज्यादा लो वेल डेवलप मौजूद है, राइट। तो ये जो मैड्रीपोराइट है ये एज अ सर्कुलेटरी ऑर्गेन के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है जी, तो ये मैंने सारे इसके फंक्शन बता दिए। दैट इज अ डिस्टिंग्विश्ड फीचर ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज लार्वी फॉर्म। द लार्वी फॉर्म ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा इज बाइपिनेरिया लार्वा। ठीक है, तो डेवलपमेंट इसकी इनडायरेक्ट होती है, और इनडायरेक्ट का मतलब ये है कि पहले बाइपिनेरिया लार्वा की फॉर्म में ये करता है, और आप देख रहे हैं कि ये जो लार्वी है ये आगे जाके इस शेप में कन्वर्ट होता है। यहाँ इस शेप में अगर हम स्टारफिश की बात करें तो इस शेप में कन्वर्ट होगा। अगर हम सी अर्चिन या सी कुकम्बर की बात करें, वो भी होता तो राउंडेड है ना, ये भी किस शेप का है? स्टार लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैट है बस ये, लेकिन जब राउंडेड बॉडी की बात करते हैं तो उसमें भी वाटर वेस्कुलर सिस्टम समहाउ इसी तरह का हमें दिखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं बाइपिनेरिया लार्वा। देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए ये मैंने जो है हिकमैन की बुक से बाइपिनेरिया लार्वा की डायग्राम निकाली थी। ये बाइपिनेरिया लार्वा देखिए, जो लार्वी फॉर्म होती है, लार्वी फॉर्म इज अ फ्री लिविंग। हमेशा याद रखिएगा, चाहे अगर एक पॉरीफेरा का मेंबर है और पॉरीफेरा का अगर अडल्ट फॉर्म है, स्पंज है, वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहता है, तो लार्वी फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, लार्वी फॉर्म हर ऑर्गेनिज्म का फ्री स्विमिंग होता है, वो इधर से उधर मूव कर सकता है, उसके पास एबिलिटी होती है मूवमेंट की, राइट, और लोकोमोशन की। तो यहाँ पर भी बाइपिनेरिया लार्वा की बात करेंगे। बाइपिनेरिया लार्वा फाइलम इकाइनोडर्मेटा का लार्वा है, और ये जो बाइपिनेरिया लार्वा है उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। दे हैव स्केलेटल रॉड्स, यही स्केलेटल रॉड्स आगे जाके आर्म्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है जी, तो ये जो आर्म्स इसकी बनती हैं वो आगे जाके वो पहले स्केलेटल रॉड्स में बनाता है, और इसकी आर्म्स की जो एक दूसरे से सेपरेशन होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ सीलियरी बैंड। ठीक है, तो दे हैव अ प्रॉपर नॉच लाइक स्ट्रक्चर, और प्रॉपर इलेबोरेट एक पार्ट होता है जो कि प्रॉपर नजर बैंड्स की फॉर्म में नजर आता है, कॉल्ड सीलियरी बैंड। एंड दे हैव माउथ एज वेल। देख ले, माउथ अभी भी यहाँ पर ओरल सरफेस पे ही है। तो लेटर ऑन ये जो नीचे की साइड है एबोरल सरफेस, यहाँ पे जाके एनस की ओरिजिनेशन होती है। नाउ ये हमारे पास बेसिकली ये मैंने इसकी थोड़ी सी फाइलोजेनी निकाली है। ये फाइलोजेनी आपकी बुक के अंदर गिवन तो नहीं है, लेकिन इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिस्क्राइब द एफिनिटी विद द कॉर्डेट्स, राइट। तो मैंने पहले भी बात बताई है कि कहा यह जाता है कि इकाइनोडर्मेटा से ही कॉर्डेट्स की अराइज होना शुरू हुई, और कॉर्डेट का जो पहला मेंबर था वो हेमीकॉर्डेट था। ये क्या है? हेमीकॉर्डेट, सेफेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट एंड कॉर्डेट, ये क्या है? तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो हम ओरिजिनेशन की बात करें, क्योंकि जो ये नहीं भूलना आपने कि जो इकाइनोडर्म है वो हमारे पास इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। वाइल हम जब वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, उसी से अगर वर्टिब्रेट की ओरिजिनेशन हो रही है, या प्रोटोस्टोम से अगर ड्यूटेरोस्टोम्स की ओरिजिनेशन हो रही है, दैट्स मीन कि कोई एक एंसेस्टर था जो कि इन सबको बना रहा था। ठीक है जी, तो आप ये देख लें, दिस इज अ फाइलोजेनी। यहां पर इस फाइलोजेनी से क्या समझ आ रहा है कि एक एंसेस्टर था जिसने अपने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक इकाइनोडर्म्स, कुछ चेंजेस वाटर वेस्कुलर सिस्टम वगैरह लाया तो उसने इकाइनोडर्म्स बना दिया, और कुछ में इसने, क्योंकि इसने कॉर्डेट्स की अपीयरेंस, हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है। अब क्या बेसिकली इसके कैरेक्टर क्या होते हैं वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपने बस ये याद रखना है कि एक कॉमन एंसेस्टर था जिसने इकाइनोडर्म्स भी बनाया और हेमीकॉर्डेट्स भी बनाया, राइट। तो यहाँ पर जब एक सवाल किया जाता है ना कि रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्डेट्स एंड
रिलेशनशिप बिटवीन इकाइनोडर्म्स विद कॉर्डेट्स। बेसिकली सबसे पहला इकाइनोडर्म्स अपनी रिलेशनशिप हेमिकॉर्डेट से दिखाता है, देन कॉर्डेट से दिखाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक कॉमन एंसेस्टर था जो कि इकाइनोडर्म्स भी बना रहा था, हेमिकॉर्डेट्स भी बना रहा था। फिर एक जो वही कॉमन एंसेस्टर में कुछ और चेंजेस हुई, तो उसने पहले यूरोकॉर्डेट्स की, यानी कि कॉर्डेट्स में भी सबसे एंसेस्ट्रल फॉर्म कौन सी है, हेमिकॉर्डेट्स की है। फिर उसके बाद यूरोकॉर्डेट्स की ओरिजिनेशन हुई, फिर उसके बाद सेफेलोकॉर्डेट्स की ओरिजिनेशन हुई, एंड देन लेटर ऑन वर्टिब्रेट्स बने जिसे हम ट्रू कॉर्डेट्स कहते हैं। ठीक है। तो कुछ एफिनिटीज है कॉर्डेट की, हेमिकॉर्डेट की, वो मैं कब बताऊंगी, वो मैं हेमिकॉर्डेट के करेक्टर के बाद बताऊंगी, ताकि आपको फाइलम हेमिकॉर्डेटा का भी करेक्टर पता चल जाए। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं हेमिकॉर्डेट में। हेमिकॉर्डेट, अच्छा देखिए, आप जब इकाइनोडर्म्स की बात करते हैं ना, तो इकाइनोडर्म्स में हमारे पास सारे थे फ्लैट, ग्लोब्यूलर एंड राउंडेड। लेकिन जब हम हेमिकॉर्डेट की बात करते हैं, तो हेमिकॉर्डेट में वो एनिमल्स आते हैं जो कि वॉर्म लाइक अपीयरेंस शो करते हैं। ठीक है, जैसे राउंडेड, ठीक है, पॉइंटेड एट द एंड, राउंडेड स्ट्रक्चर शो करता है। तो इसी राउंडेड स्ट्रक्चर की वजह से कुछ एंसेस्टर जो है वो इकाइनोडर्म्स से अलग हो गए, क्योंकि इकाइनोडर्म्स में फ्लैटेड और ग्लोब्यूलर शेप के थे, वाइल इन हेमिकॉर्डेट्स आपके यहाँ पर क्या है, राउंडेड स्ट्रक्चर के नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हेमिकॉर्डेट का वर्ड दो लफ्ज से मिलकर बना हुआ है, हेमी और कॉर्डेट। हेमी का मतलब क्या है, हाफ। कॉर्डेट का मतलब है, कॉर्डेट का क्या मतलब है भाई, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जिसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड की ओरिजिनेशन मौजूद हो। यहां आप देख लें, ये पूरी बॉडी है, इसकी पूरी बॉडी में जो हाफ बॉडी है सिर्फ वहां तक कॉर्डेट्स होती है, बाकी हाफ बॉडी में कॉर्डेट्स की अपीयरेंस नहीं होती है। दैट्स व्हाई इसे हम कहते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अगेन मैं बता दूं, इकाइनोडर्मेटा एक ग्रीक टर्मिनोलॉजी है जो कि दो उससे मिलके बने। हेमी का मतलब है हाफ और कॉर्डेट का मतलब है द वर्टिब्रल कॉलम, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के हाफ बॉडी जो है हाफ कवर्ड होती है कॉर्डेट से, दैट्स व्हाई दे आर हेमिकॉर्डेट। अब जरा हम बात करते हैं कि इसकी काइनोडर्म्स के साथ क्या एफिनिटीज है। देखिए ये कौन से कॉमन कैरेक्टर शेयर करता है। पहली चीज, हमने बात की थी काइनोडर्म्स आर रेडियल सिमेट्रिकल, ये भी रेडियल सिमेट्रिकल ही है। फाइलम इकाइनोडर्मेट्स आर आल्सो आर रेडियल सिमेट्रिकल। ठीक है, अगर इसका हमारे पास ये जो बाइपिनेरिया लार्वा, ये इकाइनोडर्म्स का भी लार्वा बाइपिनेरिया ही होता है, हेमिकॉर्डेट का भी लार्वा बाइपिनेरिया ही होता है। तो बाइपिनेरिया लार्वा में यहाँ पर कॉर्डेट की नहीं है अपीयरेंस, तो उस बाइपिनेरिया में और इसके बाइपिनेरिया में सिर्फ और सिर्फ फर्क ये होता है कि भाई वो आगे जाके हमारे पास कॉर्डेट्स की हाफ पूरी बॉडी में नहीं कॉर्डेट, पूरी बॉडी में नहीं कॉर्डेट दिखाता, बल्कि वो यहाँ पर हाफ बॉडी के अंदर कॉर्डेट की अपीयरेंस शो करता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ड्यूटेरोस्टोम्स, दोनों ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, इकाइनोडर्म्स भी ड्यूटेरोस्टोम्स थे। उनके पास दो ओपनिंग थी, पहली ओपनिंग क्या थी हमारे पास, एनस, और सेकंड ओपनिंग माउथ, यानी दो ओपनिंग मौजूद है जो हमने यहाँ पर, मैंने आपको फाइलम इकाइनोडर्मेटा के भी मेंबर्स बताए थे। तो फाइलम जो हेमिकॉर्डेटा है ये भी ड्यूटेरोस्टोम है, ओपनिंग माउथ एज वेल एज एनस इज प्रेजेंट। ठीक है जी, और दे हैव फेरेंजियल गिल स्लिट्स। अच्छा जी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि, अच्छा ये देख लें, सम हैव डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। ये क्या चीजें हैं, ये मैं आपको एक एक करके इसका एक डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी। देखें जी, जब एक टिपिकल कॉर्डेट्स की हम बात करते हैं ना, टिपिकल कॉर्डेट्स के हम एम्ब्रियो की बात करें, देखिए ये एम्ब्रियो लेवल पे ये आपका और मेरा सेम होता है ये। ठीक है जी, तो अगर हम एक एम्ब्रियो लेवल पे हम बात करें तो कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स, यानी कि जहां वर्ड कॉर्डेट आ रहा है, जहां वर्ड आ रही है नोटोकॉर्ड,
ये जो देखिए ये आपको नोटोकॉर्ड नजर आ रही है, दिस वन ये नोटोकॉर्ड होती है जो आगे जाके किसमें कन्वर्ट होती है, जो यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें नजर आ रही हैं। पहली हमारे पास आ रही है नर्व कॉर्ड, दूसरी हमारे पास आ रही है नोटोकॉर्ड। ये जो नर्व कॉर्ड होती है ये आगे जाके आपका वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, होलो है ना, खाली है, और इस खाली के अंदर स्पाइनल कॉर्ड आके फिक्स्ड हो जाता है। ये जो नोटोकॉर्ड है ये आगे जाके आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो की जो ओरिजिनेशन होती है वो नोटोकॉर्ड आगे जाके करता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये देखें फेरेंजियल स्लिट्स, यही फेरेंजियल स्लिट्स हैं जो आगे जाके गिल्स इन aquatic animal and lungs in terrestrial animal में जाके आगे बनाते हैं। तो इसके पास पेरेंजियल गिल स्लिट की अपीयरेंस थी, दैट्स व्हाई ये कॉर्डेट के ही एक छोटे से ग्रुप में आ गया और इसको इकाइनोडर्मेट से अलग अपीयरेंस शो हुई। अब ये देखिए ये जो आपके पास प्रेजेंस थी हमारे पास, मैंने ये बात की थी ना हेमिकॉर्डेट कॉर्डेट्स, यहाँ पर हमारे पास जो नर्व कॉर्ड था वो क्या था, यहाँ पूरी बॉडी में फ्रॉम माउथ टिल टेल, ठीक है, माउथ टू एनस, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ये जो है नर्व कॉर्ड फैला हुआ। अब लेकिन जब हम हेमिकॉर्डेट की बात करते हैं तो हेमिकॉर्डेट की पूरी बॉडी में नहीं आता बल्कि यही आधी बॉडी में रहता है, यानी कि ये पूरी बॉडी है तो लेट्स सपोज यहाँ तक होता है, दैट्स व्हाई आप कहते हैं हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा की सबसे कॉमन एग्जांपल आपने याद रखना है बेलेनोग्लोसस गिगेस, और ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम निकाली हुई है ये बेलेनोग्लोसस ही है। तो बेलेनोग्लोसस जो है वो बेसिकली एक वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, ये हमारे पास 250 सेंटीमीटर की लेंथ में पाया जाता है और अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 1.5 मीटर तक इसकी अपीयरेंस शो होती है। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस है, क्योंकि ये अपना इकाइनोडर्मेट में इतना सिस्टम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, लेकिन जब हम हेमिकॉर्डेट्स की बात करते हैं तो हेमिकॉर्डेट्स के पास ओपन टैप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद होता है और यहाँ पर सीलोम अपनी स्पेशल 3 टाइप के चैम्बर्स बनाता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हार्ट बनाने की अपीयरेंस भी शुरू हो जाती है। उसके अलावा हमने जो नर्व कॉर्ड की बात की थी, दिस नर्व कॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड पे भी मौजूद है इस बेलेनोग्लोसस के और वेंट्रल साइड पे भी मौजूद है। ठीक है, और आपको डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड आपको पता है अच्छी तरीके से कि हम डॉर्सल और वेंट्रल साइड किसे कहते हैं। अगर मैं बोलूं आपका हाथ है तो हाथ की ऊपर वाली साइड कहलाती है डॉर्सल साइड, नीचे वाली साइड कहलाती है वेंट्रल साइड। ठीक है, हेमिकॉर्डेट में जो सेक्सेस की अपीयरेंस है वो अलग है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कोई भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं शो होता, यानी कि यहाँ से अब ऐसी स्पीशीज आप कह सकते हैं, पहला ये ऐसा फाइलम था जिसमें सेम जो गैमीट्स या पेरेंट्स है वो एक एनिमल की बॉडी में मौजूद नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था हेमिकॉर्डेट, और हेमिकॉर्डेट कहा जाता है कि कॉर्डेट का एंसेस्ट्रल ग्रुप। ठीक है, जैसे इकाइनोडर्म्स को कहा जाता है इकाइनोडर्म्स इज एंसेस्ट्रल ग्रुप ऑफ हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट, राइट। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब ये, और अगर कोई बोले कि इकाइनोडर्म का कौन सा एंसेस्टर है तो इसका मतलब एक कॉमन ऐसा एंसेस्टर था जिसने आके इकाइनोडर्म्स भी बनाए, हेमिकॉर्डेट्स भी बनाए और कॉर्डेट्स भी बनाए। तो ये हमारे पास था हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है जी, मैं आपको आगे बता भी चुकी हूं, अगर और एक ऑर्गेनिज्म के पास अगर ये 3 कैरेक्टर होते हैं तो इसको हम इंक्लूड करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर। फाइलम इकाइनोडर्मेटा सबसे वेल नोन किंगडम है, वेल नोन फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का, वेल नोन। ठीक है, जिसमें बेतहाशा स्पीशीज मौजूद हैं और उनकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लेवल पे बहुत ज्यादा बात होती है। ठीक है जी, अब हम जरा बात करते हैं कॉर्डेट्स के कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर की और बेसिक कैरेक्टर की। भाई सारे के सारे कॉर्डेट्स के पास हमारे पास 3 फंडामेंटल कैरेक्टर होते हैं। पहले 3,
ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, प्रिंट टेक्स्ट बुक में 3, लेकिन चौथा भी है जो कि मैं एडिशनल बताऊंगी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि सारे कॉर्डेट्स के पास 4 बेसिक फंडामेंटल कैरेक्टर हैं। पहली चीज, द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। दूसरी चीज, द प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड। तीसरी चीज, द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स। अच्छा, इसको गिल स्लिट्स भी कहते हैं, इसको गिल क्लेफ्ट भी कहते हैं, इसको फेरेंजियल स्लिट्स भी कहते हैं, और इसको फ्लेंजियल क्लेफ्ट भी कहते हैं। तो बहुत सारे इसके नाम है, आप लोगों को इसके नाम याद रखने हैं। अच्छा, चौथी चीज, दे हैव पोस्ट एनल टेल। इसके पास एनल टेल की अपीयरेंस भी होती है। आप देखते हैं ना, हमें हमारे पास भी कॉकैक्स बोन मौजूद है, जो कि हमने एवोल्यूशन में पढ़ा था। कॉकैक्स बोन वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, बहुत सारे कॉर्डेट्स हैं जिनमें वहां से टेल फॉर्म होती है। तो सबका एम्ब्रियो, हमारा भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, डेवलपमेंटल स्टेज, वो इसी लेवल का ही है। ठीक है, तो चौथा जो करेक्टर है वो है द प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। अब हम एक एक करके ये जो इसके करेक्टर है, इनको जरा हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटोकॉर्ड की। देखिए जी, ये जो नोटोकॉर्ड है, ये आपको नजर आ रहा है, सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, और ये हमारे पास बीचों बीच बॉडी के मौजूद है। आप इसे कह सकते हैं दे आर प्रेजेंट इन मिड डॉर्सल लाइन। कहाँ मौजूद है भाई? ये नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गट, नीचे गट है, ये पूरा गट सिस्टम मौजूद है। ठीक है, इनके दरमियान में ये मौजूद होता है। आगे जाके ये जो नोटोकॉर्ड है, मैंने आपको क्या बोला था, नोटोकॉर्ड बनाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरी, हमें पता है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सिस्टम होता है जो कि एक दो सिस्टम होते हैं ना, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, जो कि इंशाल्लाह हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में पढ़ेंगे। होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो बॉडी के सेंटर में मौजूद है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उनसे जो निकलने वाली नर्व है दैट्स कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स आते हैं, चाहे मैं एंडोस्केलेटन की बात करूं, चाहे मैं मसल्स की बात करूं, चाहे मैं किसी भी दूसरे ऑर्गेनल्स की बात करूं, वो तमाम के तमाम इस नोटोकॉर्ड से अराइज हुए हैं। ठीक है, तो आपने ये बात रखना है, यानी कि ये जो नोटोकॉर्ड है आगे जाके एंडोस्केलेटन में भी हेल्प आउट करता है। ये जो नोटोकॉर्ड है आगे जाके मसल्स अटैचमेंट में भी हेल्प आउट कर रहा होता है। ठीक है, ये जो कुछ जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं ना, लोअर कॉर्डेट्स का मतलब है थोड़े से जो वेल एडवांस नहीं होते, यानी कि हम अब आप देखेंगे, हम इसके बाद प्रोटोकॉर्डेट्स की भी बात करेंगे, यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट। आपने देखे, इस मैं ना नाम से जैसे बता रही हूँ ना, आपने उस तरीके से याद रखना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया हेमी का मतलब है हाफ कॉर्डेट, का मतलब है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो ये जो नोटोकॉर्ड है वो हाफ बॉडी में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आपने कैरेक्टर याद रखना है, तो आप इसमें इंशाल्लाह कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें ये रिड्यूस हो जाती है, जो कि वेल एडवांस नहीं होते कॉर्डेट, उसमें रिड्यूस होती है। जो कि बहुत ज्यादा वेल एडवांस होते हैं, उनके अंदर ये पूरी की पूरी लास्ट तक मौजूद होती है। राइट, पूरी की पूरी लास्ट तक। ये देखें आप, इसकी लेंथ नर्व कॉर्ड से नीचे की लेंथ है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, सेकंड वन इज डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। देखिए, ये जो डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड है ना, यही आगे जाके बनाता है ब्रेन। अगर लोअर एनिमल है तो लोअर एनिमल में बनाएगा गैंग्लिया। आपको पता है व्हाट इज द गैंग्लिया? द कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड गैंग्लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये वो ट्यूब के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड फिक्स होता है, देखो इसका स्ट्रक्चर ही स्पाइनल कॉर्ड की तरह है। तो ये नर्व कॉर्ड आगे जाके क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड। और ये स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर फिल्ड होता है? ये स्पाइनल कॉर्ड इस नोटोकॉर्ड के अंदर फिल्ड होता है। तो ये जो नर्व कॉर्ड है, ये आगे जाके आपका क्या अराइज करता है? ये आगे जाके आपका स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, ये आगे जाके आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन बनाता है। ठीक है, और आप इसको भी देख रहे हैं, दिस आल्सो प्रेजेंट इन द मिड डॉर्सल लाइन, और ये इसकी जो अपीयरेंस है वो फ्रॉम हेड टिल टेल, वहां तक, और टिल एनस, यहां तक इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तीसरी बात कर लेते हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, ये बेसिकली हमारे पास बॉडी के एंटीरियर रीजन पे सामने मौजूद है। आप देखिए, आपकी लंग्स की अपीयरेंस भी सामने है। जितनी भी आपके लंग्स की ओरिजिनेशन इससे बनती है, फेरिंग्स, एंड फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, राइट।
तो फेरेंक्स की अपीयरेंस वो भी फेरेंजियल गिल स्लिट करता है। तो आपका जितना अंदर का ट्यूब होता है ना, जो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है, आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम और वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी जो ओरिजिनेशन है वो गिल स्लिट करता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्वेटिक एनिमल, तो एक्वेटिक एनिमल में बनाता है गिल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल में बनाता है लंग्स। और आपको पता है कुछ ऐसी फिशेस भी हैं जिनके पास लंग्स मौजूद हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहले फिशेस बनती हैं और फिर फिशेस से ही आगे जाके टेरेस्ट्रियल लाइफ की अपीयरेंस होना शुरू हुई। तो ये भी भाई पेरेंटल गिल स्लिट की मैंने आपको बता दी, रिस्पिरेटरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सब में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, आगे जाके ये फॉर्म करता है। उसके बाद है मस्कुलर पोस्ट एनल टेल। देखिए जी, बहुत सारे एनिमल में ये वो पॉइंट है जहां से बैक का वो पॉइंट है जहां से टेल की अपीयरेंस होती है। एंड आपको पता है टेल जो होती है वो विदाउट बोन होती है। दैट्स वाई कुछ एनिमल्स में ये जो टेल है वो रिड्यूस हो गई, कुछ में रिड्यूस का मतलब है छोटी हो गई, कुछ में फुल एलोंगेटेड टेल मौजूद है और कुछ में बिल्कुल डिसअपेयर हो गई। डिसअपेयर होने वाले ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एग्जांपल आती है होमो सेपियंस की, यानी कि यस वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये हमारे पास थे कुछ फंडामेंटल कैरेक्टर, बाकी इनमें कुछ चीजें बताई हुई है। मसल सेगमेंट्स, ये दिस इज नॉट अ फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द टिपिकल कॉर्डेट। तो टिपिकल कॉर्डेट के 4 फंडामेंटल कैरेक्टर थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। देख लें इस फाइलम कॉर्डेटा का हेमिकॉर्डेटा से कोई ताल्लुक नहीं है, राइट? फाइलम कॉर्डेटा का हेमिकॉर्डेटा से कोई ताल्लुक नहीं है। फाइलम हेमिकॉर्डेटा अलग फाइलम है, फाइलम कॉर्डेटा अलग फाइलम है। अब ये फाइलम कॉर्डेटा अपने आप को 3 सब फाइलम में डिवाइड करता है। हम बात करेंगे छोटे से, यानी कि स्मॉलर ग्रुप से बड़े ग्रुप से। तो ये आ रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है? फाइलम, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है, मैंने क्या बात बोली है? फाइलम कॉर्डेट्स इज डिवाइड इनटू 3 सब फाइलम। तो वर्टिब्रेटा इज नॉट अ फाइलम, इट्स अ सब फाइलम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, राइट? तो फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन सब फाइलम। नंबर 1 सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, नंबर 2 सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा एंड नंबर 3 सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ये है इसकी मेजर क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, इसके अलावा सब फाइलम, ये जो फाइलम कॉर्डेटा है ये अपने आप को ग्रुप्स में, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बात बताई है सब फाइलम की। अभी आप सिर्फ अपने दिमाग में क्लासिफिकेशन याद रखेंगे, क्लासिफिकेशन आप लोगों को याद रखनी है। सब फाइलम अपने आप को फाइलम कॉर्डेटा 3 सब फाइलम में डिवाइड करता है, यूरो, सेफेलो एंड वर्टिब्रेटा। और जो फाइलम कॉर्डेटा है वो अपने आप को 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड करता है। एक हमारे पास कहलाता है प्रोटोकॉर्डेटा और एक क्रेनिएटा, और एक कहलाता है हमारे पास क्रेनिएटा। देख लें भाई, ये जो प्रोटोकॉर्डेटा है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट कॉर्डेट। एक क्रेनिएटा, आपको पता है व्हाट इज अ क्रेनियम? क्रेनियम इज अ ब्रेन बॉक्स जो कि आपके ब्रेन को कवर करता है। तो ऐसे कॉर्डेट जिनमें क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स मौजूद नहीं है तो उन्हें हम कहते हैं एक क्रेनिएटा, और ऐसे कॉर्डेट जिनमें ब्रेन बॉक्स मौजूद है दैट इज कॉल्ड क्रेनिएटा। अब आप देख लें कि ये जो यूरो और सेफेलोकॉर्डेट्स है वो एक क्रेनिएटा में है। ठीक है जी, तो ये जो यूरोकॉर्डेट्स है और सेफेलोकॉर्डेट है ये दोनों किसके अंदर आ रहे हैं? एक क्रेनिएटा में आ रहे हैं। और क्रेनिएटा में कौन से आ रहे हैं? वर्टिब्रेटा आ रहे हैं। तभी मैंने आपको सबसे पहले बताया था सबसे एंसिस्टर यानी कि सबसे एंशिएंट जो इसमें ग्रुप है एनिमल का, वो ये सब फाइलम है। तो ये दोनों सब फाइलम है ना, ये प्रोटोकॉर्डेट्स कहलाता है। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, कॉर्डेट्स मीन हैविंग अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द टिपिकल कॉर्डेट। अब पहली चीज मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर कोई ब्रेन बॉक्स मौजूद नहीं है। ब्रेन बॉक्स का होना ना होना कॉर्डेट्स में कॉर्डेट्स को डिस्टिंग्विश नहीं करता, क्योंकि कॉर्डेट के फंडामेंटल कैरेक्टर नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, फरेंजियल गिल स्लिट और एनल टेल था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नोटोकॉर्ड इसमें मौजूद होती है, और इसकी जो हमारे पास
बेसिकली मैंने आप लोगों को जो बताया था ना कि ये जो नोटोकॉर्ड है आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होता है और इस वर्टिब्रल कॉलम में नर्व कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड फिल करता है। तो यहाँ पर ये जो नोटोकॉर्ड है ये नोटोकॉर्ड में ही रहता है, तो वर्टिब्रल कॉलम में ये शिफ्ट होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइलम कॉर्डेट्स में जो प्रोटोकॉर्डेट्स आते हैं, मैंने आपको क्या बताया, पहली चीज दे आर एक्रेनिएटा। एक्रेनिएटा मींस इनके पास क्रेनियम बोन मौजूद नहीं है। सेकंड वन, they have notochord which are not replaced into vertebral column, right? Then the phylum, then the group Protochordata is divided into two subphylum. The one is called Urochordata and the other one is called Cephalochordata. Okay, now group Acraniata or Protochordata is divided into two subphylum, Urochordata and Cephalochordata. यूरोकॉर्डेटा का मतलब है नोटोकॉर्ड इन द टेल। यूरो मतलब होता है टेल, कॉर्डेट मतलब नोटोकॉर्ड। सेफेलो का मतलब है, सेफेलोकॉर्डेटा का मतलब है ये बेसिकली ये जो सेफेलोकॉर्डेटा है ना, ये बेसिकली ट्रू कॉर्डेटा है, क्योंकि इसके पास जो नोटोकॉर्ड है वो हेड टू टेल, दोनों हेड टू टेल मौजूद है। अब जरा हम इसको डिटेल में देखते हैं। अच्छा, मैं सिर्फ ना अभी इस क्लासिफिकेशन की बात कर रही हूँ, इसके बाद हम इस वाले हिस्से पे आएंगे। ठीक है, अभी हम एक ग्रुप को कवर करेंगे, उसके बाद हम दूसरे ग्रुप को कवर करेंगे। नाउ फर्स्ट वन दैट इज यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा को यूरोकॉर्डेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यूरो का मतलब होता है टेल और कॉर्डेट है नोटोकॉर्ड, तो इसकी जो नोटोकॉर्ड है उधर की उसकी प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ कहाँ होती है? टेल में होती है। ठीक है, अच्छा एक और आपने बात याद रखनी है, यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेट्स कहते हैं। इसको ट्यूनिकेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनकी बॉडी है ना, इनकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी एक सैक में अपने आप को कवर करके रखते हैं। देखिए ये अंदर इसकी बॉडी है, इसके ऊपर इसने थैली लाइक कवरिंग की हुई है। इस कवरिंग को हम कहते हैं ट्यूनिक। ठीक है, तो इस कवरिंग की वजह से इसे हम कहते हैं ट्यूनिकेट्स, राइट। अब हम मैंने जरा इसका स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने इसलिए रखा है क्योंकि इसको काफी डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है इसके स्ट्रक्चर को। देखिए इसके जो कुछ कैरेक्टर है ना वो आपको पॉरीफेरा से मिलते जुलते नजर आएंगे। देखिए ये जो अचानक से अपीयरेंस हो जाती है ना कैरेक्टर की, यही चीज बताती है कि मे बी दे इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो यहाँ पर इसका जो कैरेक्टर है वो है, ये होता है कि इसके पास साइफन मौजूद है। साइफन इज ओपनिंग, इसके पास दो ओपनिंग मौजूद है। एक है इन करंट साइफन जिससे वाटर इंटर होता है, जिसे माउथ भी कहते हैं, और एक है एक्स करंट साइफन जहाँ पे एनएस मौजूद है और वो ओपनिंग जहां से वाटर बाहर निकलता है। तो इन करंट साइफन को आप माउथ भी कहते हैं, बकल साइफन भी कहते हैं, और एक्सकरेंट साइफन को आप एनएस भी कहते हैं, और एक्वियल साइफन भी आप कहेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जब हम किसी भी यूरोकॉर्डेट्स के मेंबर की बात करते हैं, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिए एसिडिया, ये जो मैंने आप लोगों के सामने डायग्राम रखी है ना, ये जो डायग्राम है ये भी एसिडिया की ही डायग्राम है, राइट। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास देखिए यहाँ पर जो भी एनिमल इसके ग्रुप में जो भी एनिमल होगा ना, उन सबको आप क्या कहेंगे? ट्यूनिका कहेंगे या ट्यूनिकेट्स कहेंगे। ठीक है, एक चीज आपने ये रखनी है। अब आप देखें यहाँ पर तो स्पेशली शो नहीं हुआ, ये एक अलग मेंबर लिया है। वहां पर आपको ये दिख रहा है जो हमारे पास नोटोकॉर्ड है वो इसकी टेल में मौजूद है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन देयर टेल। ठीक है, तो नोटोकॉल की अपीयरेंस जो है वो इसकी टेल में होती है, दैट्स व्हाई आप इसे कहते हैं यूरोकॉर्डेट्स। ठीक है, लार्वी फॉर्म ये देखिए, ये जो यहाँ पर हमें दिख रहा है ना, ये है अडल्ट ट्यूनिका यानी कि अडल्ट एसिडिया। दिस इज द लार्वल स्टेज ऑफ एसिडिया। ये एसिडिया का लार्वल स्टेज है और ये एसिडिया का अडल्ट स्टेज है। तो चाहे आप इसके लार्वल स्टेज की बात करें, चाहे आप इसके अडल्ट स्टेज की बात करें, इसके पास लार्वल स्टेज में दे हैव अ प्रॉपर टेल लाइक स्ट्रक्चर और नोटोकॉर्ड सिर्फ वहीं पर ही अपेयर होती है। और जब ये अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो तब भी नोटोकॉर्ड इसके पास थोड़ी सी ही होती है एट द टेल रीजन, राइट। तो ये जो चेंजेस होती है ना फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट, इस चेंजेस को हम कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस।
रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है? एक तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब मैंने कल की क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग सुने या जो बच्चे थे ऑनलाइन, मैंने बताया था मेटामॉर्फोसिस का मतलब है ग्रेजुअली चेंजेस होना। एक लार्वा या एग से लेकर एक अडल्ट में जो ग्रेजुअल चेंजेस होती हैं उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब यहाँ पर रिग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये है कि ऐसी चेंजेस जो बचपन जो उसके लार्वल फॉर्म में थी और अडल्ट फॉर्म में नहीं है। तो रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है डिसअपेयर हो जाना किसी कैरेक्टर का। तो यहाँ पर डिसअपेयर कहा होगी, भाई आपको दिख रहा है ये इसकी टेल जो थी वो प्रेजेंट थी इन टैडपोल स्टेज इन लार्वी फॉर्म, बट इन अडल्ट स्टेज द टेल इज डिसअपेयर। तो इस करेक्टर की वजह से हम ये कहते हैं कि यूरोकॉर्डेट रेग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करता है। ठीक है, तो यहां पर हमने हमारे पास ये था फाइलम यूरोकॉर्डेटा। नेक्स्ट फाइलम की हम बात करते हैं। नेक्स्ट फाइलम इज सेफेलोकॉर्डेटा। और सेफेलोकॉर्डेटा का वर्ड से मैं आपको बता चुकी हूँ। नोटोकॉर्ड जो है वो हेड टू टेल पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, हेड टू टेल मौजूद है, जैसे कि एक ट्रू सेफेलोकॉर्डेट में नोटोकॉर्ड मौजूद थी हेड टू टेल। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास सेफेलोकॉर्डेट्स हैं वो ट्रू कॉर्डेट्स कहलाते हैं, लेकिन ये बहुत छोटा सा ग्रुप है, राइट। छोटा ग्रुप का मतलब ये है कि इसमें मेंबर्स भी छोटी हैं, और इनमें सबसे कॉमन एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सेफेलोकॉर्डेट इज एम्फियोक्सिस। ये रहा भाई एम्फियोक्सिस, सबस्ट्रेटम के अंदर आधा दबा हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चर की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसके मेन कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए आप अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सेफेलोकॉर्डेट एक एक्वेटिक एनिमल ऐसा फाइलम है जिसके एक्वेटिक होते हैं और ज्यादा से ज्यादा मरीन में होते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्योंकि इस कम तादाद में ही सेफेलोकॉर्डेट्स की मैंने बोली है कि बहुत कम मेंबर्स ही इंक्लूड होते हैं, और मोस्ट फेमस जो है वो एम्फियोक्सिस मौजूद है। आप देख लें इसकी जो बॉडी है वो एलोंगेटेड है और पॉइंटेड है, और ये क्या करते हैं सॉइल में बरिड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, बरिड फॉर्म में अपने आप को रखते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी सेम चीज लिखी हुई है, एज लार्वी ऑल्टरनेट बिटवीन स्विमिंग अपवर्ड एंड पैसिवली सिंकिंग टू ईट प्लैंक्टन। After metamorphosis into adult, they burrow into the sand and leave their head exposed to filter in food. Larva is a free swimming form. Adult सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहता है, तो ये भी मेटामॉर्फोसिस हुआ ना, चेंजेस है। तो ये तो मेटामॉर्फोसिस आप शुरू फाइलम से देखते हुए आ रहे हैं। ये जो इसका लार्वी फॉर्म है वो फ्री स्विमिंग है, जो अडल्ट फॉर्म है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच है। जब ये लार्वी फॉर्म में था तो ये प्लैंक्टन्स खाता था। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? प्लैंक्टन्स वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो समंदर के ऊपर मौजूद होते हैं। आप लिख लें इसको किसी चीज पे, प्लैंक्टन्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द एक्वेटिक लाइफ। तो जो समंदर की छोटी छोटी मछलियां होती है ना वो इन प्लैंक्टन्स को ही खाती हैं। एक होता है प्लैंक्टन्स, एक होता है फाइटोप्लैंक्टन्स। अब प्लैंक्टन्स दो तरह के होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स वो होते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्लांट की तरह उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और वो जो थोड़ा थोड़ा अपना फूड अपना बॉडी को बना रहे होते हैं। उसके अलावा कुछ होते हैं जू प्लैंक्टन। वो जो जू प्लैंक्टन होते हैं ना वो बहुत ज्यादा लार्वी फॉर्म भी होते हैं, यानी कि आप अगर ये बोले कि बायप्लेनेरिया इज अ जू प्लैंक्टन या ट्रोपोफोर लार्वा इज अ जू प्लैंक्टन, तो आप गलत बात नहीं करेंगे। जू का मतलब है एक वो एनिमल जिसमें के पास कैरेक्टर है एनिमल की तरह मूव करने का, एनिमल की तरह मूव करने का जिसके पास कैरेक्टर होता है वो कहलाता है जू प्लैंक्टन। तो जू प्लैंक्टन फीड करते हैं फाइटोप्लैंक्टन पे, और जू प्लैंक्टन को छोटी मछलियां खाती हैं और उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं, और सबसे बड़ी मछलियां फिर यानी कि ये फूड चेन बेसिकली चल रही होती है। तो कहने का मतलब ये है ओवर एंड ऑल के जो इसका लार्वी फॉर्म है वो प्लैंक्टन पे फीड करता है, लेकिन जब अडल्ट फॉर्म में होता है तो ये अपने आप को बरो कर लेता है, जिससे इसका माउथ ऊपर नजर आता है सिर्फ, आगे जो हम देखेंगे, और ऊपर से ये सिर्फ ऊपर से फूड लेता है और इसकी बॉडी जो है वो अंदर ढकी रहती है। ठीक है, सैंड के अंदर। अब जरा हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, और मैं एग्जांपल यहाँ पर एम्फियोक्सिस की ही ले रही हूँ। देख लीजिए भाई, दे हैव हेड with tentacles for capturing the food. Mouth is present on the anterior side, while anal is present on the posterior side. Post-anal tail is present. They have pharyngeal gill slit, dorsal nerve cord. They have proper type of digestive tract. और मैंने जो आपको बताया था pharyngeal gill slit ही आगे जाके vascular system originate कर रहा है, तो they have a atrium.
अब यहाँ पे जो एट्रियम आया है ना, ये बेसिकली एक बहुत डिस्टिंग्विश फीचर था। इसी से आगे हम देखते हैं क्लोज टैप सर्कुलेटरी सिस्टम की अपीयरेंस होना शुरू हो गई थी। तो एट्रिया यानी कि एट्रियम जो चैम्बर है हार्ट का, यहाँ भी क्लोज टाइप ही था, लेकिन द प्रेजेंस ऑफ एट्रियम यहाँ पर अराइज हुई। उसके अलावा दे हैव अ एट्रियोपोर। व्हाट डू यू मीन बाय एट्रियोपोर? एट्रियोपोर हमारे पास बेसिकली वो ओपनिंग है, देख लें, एट्रियम की ओपनिंग, द ओपनिंग ऑफ एट्रियम इज कॉल्ड एट्रियोपोर। ठीक है जी। और इसका काम क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज करना। क्या काम करेगा भाई? क्योंकि फेरेंजियल गिल स्लिट्स में ये गिल्स है ना, आगे जाके गिल्स बनाएंगे, तो रिस्पायरेशन का भी काम है। तो ये जो जैसे हमारी नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर आती है ना, ये तो एट्रियम के थ्रू बाहर रहेगा, क्योंकि एनस के थ्रू तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में बाहर आना, राइट? तो दैट इज द फंक्शन ऑफ एट्रियोपोर एंड दे हैव अ मसल्स एंड सेगमेंटेड मसल्स मौजूद है फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। तो ये एक एम्फियोक्सिस का स्ट्रक्चर काफी डिटेल में था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आ जाए भाई वापस क्लासिफिकेशन पे, हम ये ग्रुप कवर कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस क्रेनिएटा। क्रेनिएटा हमारे पास, क्रेनिएटा को क्रेनिएटा क्यों कहते हैं? क्योंकि दे हैव प्रॉपर क्रेनियम, और यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड था वो अपने आप को वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस करता है। तो ये डिस्टिंग्विश फीचर था। अपोजिट, they have no brain, no cranium, they have the branium, they have brain, and the brain is covered with the outer covering that is called cranium, and the notochord is replaced into proper vertebral column, और उस vertebral column में होगा क्या? spinal cord। अब ये जो हमारे पास ग्रुप था, ये अगेन मजीद अपने आप को दो सब फाइलम में कन्वर्ट करता है, यानी कि भैया ये जो है, ये जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है ना, ये अपने आप को दो मजीद ग्रुप में डिवाइड करेगा। ठीक है, दो मजीद सब फाइलम में डिवाइड करेगा, और इनको हम कहेंगे दो मजीद आप कह सकते हैं सब फाइलम में डिवाइड करेगा, और दिस इज कॉल्ड एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोमेटा। सब फाइलम एग्नेथा और सब फाइलम ग्नेथोस, क्योंकि ये तो है भाई ग्रुप। ठीक है, अब आप देख लें, कहीं कहीं पे इसको सब फाइलम का नाम दिया गया है, कहीं कहीं पे इसको ग्रुप का नाम दिया गया है। ये मैंने जो क्लासिफिकेशन निकाली है, ये जो प्रॉपर हमारे पास बुक है वर्टिब्रेट की, मैंने वहां से निकाली है। तो सब फाइलम भी, सब फाइलम यूरोकॉर्डेट, सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेट, सब फाइलम वर्टिब्रेटा भी कहते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर इन तीनों को सब फाइलम नहीं बोला हुआ, इनको ग्रुप बोला हुआ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टेक्सोनोमी, ये जो सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा है, ये कौन है? ये है सब फाइलम, ये ग्रुप नहीं है। लेकिन आपकी बुक पुराने जमाने की है, अभी भी ये बेसिकली इसको किसमें करते हैं? ग्रुप में ही इंटर करते हैं। तो ये अपने आप को दो फाइलम में डिवाइड किया। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने निकाली है, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। ए एब्सेंस, ग्नेथा माउथ। क्या है भाई? माउथ में क्या चीज एब्सेंट है? माउथ में जॉज एब्सेंट है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जिनमें जॉस की अपीयरेंस माउथ में नहीं है, दैट इज कॉल्ड एग्नेथा, माउथ विदाउट जॉस, एंड ग्नेथोस्टोमेटा, माउथ विद जॉस। तो ये जो पहले हम एग्नेथा की बात कर देते हैं, देखिए भाई मैंने ये बड़ी इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम निकाली, आप देख लीजिए। ये फिश है, एक्वेटिक एनिमल, इट्स नॉट बेसिकली, मैं इसको ट्रू पाइसेस नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं इसको वर्टिब्रेट बोलूंगी, राइट? क्योंकि पाइसेस अलग अलग आ जाती है क्लासेस में। ये एग्नेथा का मैंने एक मेंबर निकाले, जिसमें देख लें फेरेंजियल गिल स्लिट आपको खास तौर पे नजर आ रहा है, अपीयरेंस होना। ये इसका माउथ है, इसके अंदर जॉज मौजूद नहीं है। ठीक है, जॉज मौजूद नहीं है। जिनमें जॉज मौजूद नहीं होंगे, जॉ लेस होंगे, इसका मतलब इनके अगर टीथ मौजूद है तो वो जॉज में फिक्स नहीं है। टीथ है, टीथ डजंट फिक्स इन अ जॉज, और जो दूसरे हैं उनमें टीथ जो है वो जॉस के अंदर फिक्स्ड हैं। एग्नेथा को साइक्लोस्टोम्स भी कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा भी कहते हैं, राइट? इसमें जो कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास हैगफिश और लैम्प्रे की आती है। तो मैंने ये जो एग्जांपल आप लोगों के सामने रखी है, ये बेसिकली हमारे पास लैम्प्रे है। ठीक है, दोनों की सेम होती है, इसमें कोई और मसला नहीं है। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास आ जाता है ग्नेथोस्टोमेटा का।
ग्नैथोस्टोमेटा वो फिश या फिशेस एक्वेटिक एनिमल होते हैं और वर्टिब्रेट्स के ग्रुप होते हैं जिनमें अपर और लोअर जॉ दोनों मौजूद है। आपके जॉज है ना, जॉज में टीथ फिक्स्ड हैं, इनमें क्या थे, जॉज नहीं थे और टीथ थे। टीथ जॉज के अंदर फिक्स नहीं है, लेकिन जब हम सब फाइलम ग्लैथोस्टोमेटा की बात करते हैं तो इनमें जो टीथ हैं वो जॉस के अंदर फिक्स्ड हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, इनमें जॉस तो है, लेकिन क्योंकि आपको पता है कुछ फिशेस में टीथ मौजूद नहीं होता, कुछ फिशेस होते हैं फिल्टर फीडर्स, ईट नहीं करते ना। डायरेक्ट फिल्टर फीडर्स का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट फ्लूइड लेते हैं, फ्लूइड उनकी बॉडी में जाता है, उनके बॉडी का डाइजेस्टिव वॉल है, वो उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ होते हैं हर्बीवोरस, उनके लिए दांतों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर्बीवोरस है, पत्ते खाएंगे, प्लांट्स खाएंगे, तो खाने के लिए टेयरिंग करना बड़ा जरूरी होता है। तो टीथ अपेयर भी हो सकता है, टीथ नहीं भी होता, लेकिन जॉज मौजूद होते हैं। ठीक है। जैसे आप देख लें, जो कि एजेड लोग होते हैं उनमें जॉज होते हैं, टीथ मौजूद नहीं होते। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी फिशेज हैं जिनमें टीथ मौजूद हैं और टीथ मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हमने डिस्टिंग्विश टीथ की अपीयरेंस की वजह से नहीं बोला, बल्कि हमने जो इसको डिस्टिंग्विश किया है वो इसको जॉस की अपीयरेंस की वजह से हमने इसको डिस्टिंग्विश किया। अच्छा भाई, अब आ जाए दोबारा क्लासिफिकेशन पे। देखिए जी, एक ग्रैथा अपने आप को दो क्लासों में डिवाइड करता है, ऑस्ट्रेकोडर्मल एंड साइक्लोस्टोमा। अब क्या है कि इतने लेवल पे तो क्लासिफिकेशन हम डिस्कस नहीं करेंगे। आपने देखिए याद रखने, आपकी बुक के अंदर ने ये तीनों को कंबाइन करके बता दी, इन तीनों को एक ही क्लास के अंदर डिस्क्राइब करके दे दिए, तभी इन्होंने बोला कि एक ग्रैथा को साइक्लोस्टोमेटा भी कहते हैं। लेकिन अब आप देख लें कि साइक्लोस्टोमा अलग क्लास है, राइट। तो एक ग्रैथा अलग सब फाइलम है, लेकिन यहाँ पर ग्नैथोस्टोमेटा को बड़ी, क्योंकि आगे जाके उसने ट्रू वर्टिब्रेट दिखाने हैं, दैट्स व्हाई हमने ग्नैथोस्टोमेटा को मजीद दो जो है वो सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया। तो ग्नैथोस्टोमेटा जो हमारे पास माउथ विद जॉज कंटेनिंग एनिमल थे, वो दो सुपर क्लासों में डिवाइड होते हैं। द वन इज कॉल्ड पाइसिस एंड द अदर वन इज कॉल्ड टेट्रापोडा। ठीक है। तो हमारे पास जो पाइसिस है उनमें ट्रू फिशेस इंक्लूड होती हैं, उसके बाद टेट्रापोडा, टेट्रा मींस फोर, पोड मींस लेग, चार टांगों वाले जो एनिमल्स होते हैं वो कहलाते हैं टेट्रापोड्स। अब पाइसिस हमारे पास मजीद सुपर क्लास है ना, तो ये आपको पता है, मैंने पहले भी क्लासिफिकेशन टेक्सोनोमी बताई थी, पहले होती है सुपर क्लास, फिर होती है क्लास, फिर होती है सब क्लास। जैसे पहले होता है सुपर फाइलम, फाइलम, सब फाइलम। इसी तरीके से अगर ऑर्डर बात करेंगे तो सुपर ऑर्डर, ऑर्डर, सब ऑर्डर, यानी कि सुपर पहले आएगा और सब बाद में आएगा। तो यहां पर भी सुपर क्लास पाइसिस और टेट्रापोड, एंड पाइसिस इज सुपर क्लास, और ये अपने आप को डिवाइड करता है तीन क्लासों में। एक कहलाता है हमारे पास प्लैकोडर्माइड, एक कहलाता है कॉन्ड्रिसाइट्स और ऑस्ट्रिसाइट्स, जहां जो हम यहाँ पर कॉन्ड्रिसाइट्स और ऑस्ट्रिसाइट्स को डिस्कस करेंगे। एंड देन टेट्रापोड्स में हमारे पास चार क्लासिफिकेशन आती हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है जी। सबसे पहले हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे फिशेस। ठीक है जी। सुपर क्लास स्पाइसेस की बात करेंगे। द स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इस्थायोलॉजी। ये आपने अपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात याद रख ली हुई है। तो फिशेस आते आते तक जो फेरेंजियल गिल्स थे वो अपने आप को प्रॉपर गिल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता है फिशेस की जो बॉडी होती है, ये देख लें, फिशेस की जो बॉडी है वो स्टीम लाइक है। स्टीम का मतलब है पॉइंटेड है। ठीक है जी। आगे से चौड़ी है, पीछे से पतली है। क्यों होती है स्टीम लाइन? स्टीम लाइन की वजह से स्विम करने में आसानी होती है। अगर इसकी बॉडी चौड़ी होती, चपटी होती, डिफरेंट स्टीम लाइक नहीं होती, तो जैसे होती है ना पतंग की एक शेप होती है प्रॉपर, अगर आप उसकी शेप को अलग करेंगे तो वो हवा में नहीं उड़ेगी। बिल्कुल इसी तरीके से फिशेस की बॉडी स्टीम लाइक होती है, स्ट्रीम लाइन होती है। इसी स्ट्रीम लाइन की वजह से दे कैन स्विम एंड देन दे कैन रन इजीली फ्रॉम वन टू अनदर।
तो फिशेस का एक इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा करेक्टर होता है कि इनके जो पास होते हैं वो पेयर्ड ऑफ फिन्स मौजूद होते हैं, ठीक है, पैक्टोरल एंड डोर्सल फिन। फिन्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक जब मैं फिशेस की आपको एग्जांपल दूंगी। उसके अलावा इसकी जो बॉडी है वो ऊपर, इसका जो एपिडर्मिस है वो स्केल से कवर्ड होती है। ये अपने आप को मजीद दो क्लासों में डिवाइड करता है। एक हमारे पास कहलाता है कॉन्डिस्टाइस और एक हमारे पास कहलाता है ऑस्टिसाइस। तो कॉन्डिस्टाइस वो फिशेज होती हैं जो कि कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, और ऑस्टिसाइस होती हैं जो कि हमारे पास बोनी फिशेज होती हैं। अच्छा, अब बेटा जी याद रखना है कि सबसे पहले अगर मैं कॉन्डिस्टाइस की बात करूं, जो कि हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, इनको हम कहते हैं इलास्मोब्रोंकाई। बोनी फिशेज को कहते हैं टीलियोस्टोमाई। इलास्मोब्रोंकाई, टीलियोस्टोमाई। ईडिबल फिशेस कौन सी होती है? बोनी। कार्टिलेजिनस हम इतना नहीं खाते। समंदर की कोई मछली हराम नहीं है, मकरू होती है, ठीक है। बोनी फिशेस ज्यादा ईडिबल है, हम ज्यादा खाते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस में शार्क, रेस, वेल, तमाम चीजें आ जाती हैं। एंड वी आल्सो नो दैट व्हेल इज नॉट अ फिश, व्हेल इज बेसिकली अ मैमल विद द एंडोस्केलेटन, राइट। तो सॉरी, वेल इसमें इंक्लूड होगा ही नहीं, ठीक है। तो शार्क्स की मैं बेसिकली बात करूंगी। शार्क, रेस, स्केट्स, सोलियोडोन, टॉर्पिडो, ये तमाम जो एनिमल्स हैं ये बेसिकली हमारे पास इंक्लूड होते हैं कार्टिलेजिनस में, जो कि ईडिबल नहीं होती। देन हमारे पास है बोनी फिशेस जो कि ईडिबल फिशेस होती हैं। तो मैंने यहाँ कुछ आप लोगों के सामने करेक्टर कुछ रखने की कोशिश की है। बोनी फिशेस को टीलियोस्टोमाई कहते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस को क्या कहते हैं? इलास्मोब्रोंकाई। इनका जो स्केलेटन है वो बोन से मिलके बना होता है। कार्टिलेजिनस फिशेस का जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज से मिलके बना होता है। इसका जो माउथ है वो टर्मिनल साइड पे मौजूद होता है और इसका माउथ है वेंट्रल साइड पे। अच्छा भाई, अब टर्मिनल साइड क्या होता है और वेंट्रल साइड क्या होता है ये मैं इस तरीके से बताऊंगी कि अगर मैं इसकी बात कर रही हूं तो टर्मिनल का मतलब है लाइक दिस इज अ फिश, राइट, और इसकी इस तरीके से माउथ है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो है बोनी फिशेस। अगर मैं कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करूंगी तो लेट सपोज ये कार्टिलेजिनस फिशेस है एक, और इसका जो माउथ होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब ये बेसिकली सही बना नहीं है, ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है जी। तो ये माउथ कहलाता है वेंट्रल पोजीशन। दिस माउथ इज कॉल्ड टर्मिनल माउथ, राइट। तो माउथ इज टर्मिनल और सब टर्मिनल इन पोजीशन एंड माउथ इज वेंट्रल इन पोजीशन। इस तरीके से भी होता है, इस तरीके से भी होता है, राइट। इनकी बहुत सारी शेप होती है। तो ये जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं उनका अगर आपके सामने फिश है और आपको पता ना हो कि भाई ये कार्टिलेजिनस है, बोनी है, आप इसके शेप देख सकते हैं माउथ की। अब ये इसकी जो टेल है, टेल फिन इज होमोसर्सल, और इसकी जो टेल है वो है हेटेरोसर्सल। होमोसर्सल का मतलब है, अब मैं इसकी टेल बना रही हूँ, ठीक है। होमोसर्सल का मतलब क्या है? एक ही टेल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड होमोसर्सल। होमो का मतलब है बीच में लाइन नहीं है, सेम है। हेटेरोसर्सल क्या होती है? ऐसे और ऐसे, ये होती है बेसिकली इसकी टेल, ठीक है। तो ये टेल नजर आ रहा है, बहुत क्लियर डिफरेंस है। So this tail fin is called homosarcal and this tail fin is called heterosarcal. Operculum is present. Operculum ये outer covering होती है. Operculum is present in the bony fishes, while operculum no operculum. तो इसका जो गिल होते हैं ना वो ओपन होते हैं ऐसे। जैसे आपको मैं ये दिखाऊं, ये जो गिल है ना इसके, ये भी ओपन है, गिल स्लिट्स ओपन है, कोई ओपरक्यूलम नहीं है। तो जिनके आपने देखे हम जो फिशेस खाते हैं उनके ऊपर ऐसा ओपरक्यूलम मौजूद होता है। तो ये जो ओपरक्यूलम है वो बेसिकली कहां मौजूद है? इन द बोनी फिशेस। इट इज नॉट प्रेजेंट इन द कार्टिलेजिनस फिशेस। एग्जाम्पल इज लोबियो, कैटल, एनाबस, हिल्सा, पल्ला, ये तमाम मछलियां हम खाते हैं, राइट। कार्टिलेजिनस फिशेस हमारे पास कौन कौन सी आती है? टॉर्पिडो बुक में बनी हुई है, शार्क, स्कॉलियडन,
रेस, स्केट्स, स्कॉलियोडन जो होती है ना वो भी इसी की तरीके की होती है ये, ठीक है। रेस जो मैं नाम ले रही हूँ ना, रेस भी ऐसी होती है, पतंग की तरह इस तरीके से होती है। और इसकी जो टेल होती है, और फिर मैं टेल आपको बता चुकी हूँ, टेल ऐसी होती है, यानी कि नीचे अगर आएगा तो इसकी टेल इस तरीके से होगी अलग, और फिर दूसरा अलग, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास था बोनी और कार्टिलेजिनस फिशेस का। अच्छा, अब मैं एक आपको सिर्फ बताऊंगी बोनी फिशेस के अंदर, इन द बोनी फिशेस आपकी इनके जो इनकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स होते हैं ना, ये स्केल्स होते हैं, बॉडी कवर्ड विद स्केल्स। अगर मैं इस स्केल को बड़ा करके दिखाऊं, मैंने माइक्रोस्कोप में इस स्केल को रखा, ये स्केल ऐसा है, ठीक है। तो इसकी जो स्केल्स हैं वो साइक्लॉइड है। साइक्लॉइड का मतलब क्या है? ऐसा, अगर आपने इसको माइक्रोस्कोप में देखा, साइक्लॉइड मतलब सर्कुलर शेप, जैसे आपने देखा हुआ ना हार्ट वुड, वुड के अंदर जो एनुअल रिंग्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हम तो ये काउंट भी करते हैं फिशेस के ना स्केल्स, इसके स्केल के रिंग्स। तो इस स्केल को काउंट करने से भी इस फिश की एज पता चल सकती है, ठीक है। जैसे वुड के वुड रिंग्स काउंट करने से एज पता चलती है, बिल्कुल इसी तरीके से फिश के स्केल्स में ये जो साइक्लॉइड स्केल्स हैं इनको भी काउंट करने से बनती है। अच्छा, कुछ जो इनके लाइंस हैं वो हमारे पास कहलाती हैं साइक्लॉइड्स, जो कि सर्कुलर शेप की होती है। कुछ होती है टीनॉइड्स। टीनॉइड्स का मतलब क्या है? लेट सपोज ये दिस इज अ स्केल, ये स्केल है भाई, इसका मतलब ये है कि ऐसी है, ठीक है। अब यही स्ट्रक्चर आप अंदर बना लो, राइट, ऐसे यू शेप। ये जो यू शेप, अब आप देखें इस सर्कुलर में और इसमें कितना फर्क आ रहा है। तो ये जो यू शेप होता है वो कहलाता है टीनॉइड, यानी कि बहुत सारी यू शेप की अपीयरेंस होती है, इससे स्केल बनता है। और ये जो सर्कुलर शेप का होता है, यानी कि सर्कल लाइक अपीयरेंस होती है, वो हमारे पास कहलाते हैं साइक्लॉइड। तो दिस इज कॉल्ड साइक्लॉइड एंड दिस इज कॉल्ड टीनॉइड। ठीक है जी। टेल फिन में हमने जहाँ बात की थी होमोसर्सल, तो होमोसर्सल में बहुत सारी ऐसे भी होती हैं जो कि डायफरसर्सल होती है। डायफरसर्सल का मतलब क्या होता है भाई? देखें, ये जो मैंने दो बनाया ना, दो, इन दो की वजह से इसे मैंने कहा है डाइफाइसर्सल। कुछ टेल ऐसी होती है सिंपल ऐसी, दैट इज कॉल्ड होमोसर्सल। कुछ टेल ऐसी होती हैं, दिस इज कॉल्ड डाइफरसर्सल। अच्छा, कार्टिलेजिनस की तो बिल्कुल ही अलग होती है भाई। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है आप लोग बताएं मुझे। कितना डिफरेंस है दिस वन और दिस वन? इसमें कोई पार्टीशन नहीं है। पार्टीशन ना होने की वजह से इसे हमने कहा है होमोसर्सल, और इसको पार्टीशन होने की वजह से इसे कहा है हेट्रोसर्सल, ठीक है। उसके अलावा फिशेस की हमेशा स्टीम लाइक शेप नहीं होती। स्टीम लाइक इस शेप को कहते हैं। बहुत सारी ऐसी भी फिशेस हैं जो कि हॉर्स शेप होती है, और आपको पता है जो हॉर्स शेप होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। हॉर्स की तरह स्ट्रक्चर है, ये आपको स्टीम लाइक नजर नहीं आ रही है, बट दिस इज ऑल्सो अ फिश। और हमारे पास कुछ ऐसी फिशेस भी होती हैं जो कि सांप की तरह होती हैं, राइट, जिनमें सबसे कॉमन हमारे पास आती है ईल फिश, और ईल फिश भी बहुत ज्यादा यूरोप कंट्रीज में खाई जाती है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी फिशेस भी होती हैं जिनमें जिनके पास जिनका जो फिन होता है वो मॉडिफाइड होता है, और उनको हम फ्लाइंग फिश भी कहते हैं। और ये जो फ्लाइंग फिश होते हैं ना, उनका विंग्स बड़ा इस तरीके से होता है। और ये जो फ्लाइंग फिश है ये बेसिकली यहां से यहां तक ये समंदर का लेवल है, ठीक है। समंदर के लेवल में यहां से यहां आप जंप भी कर सकते हैं, यानी कि ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके जंप भी कर सकते हैं। तो फ्लाइंग की वजह से इसे आपने कहा है फ्लाइंग फिश। और ये फ्लाइंग फिश ज्यादातर आर्कटिक और एंटार्क्टिक एरिया में ज्यादा कॉमनली देखने को मिलती हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक बात बताऊंगी, फिर हम इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू एंड आवर क्लास, दैट इज पेक्टोरल फिन एंड कॉर्डल फिन।
मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर आपके पास, लेट सपोज दिस इज अ फिश, ये फिश है, इसके पास दो फिन है, एक है ये, एक है ये, ठीक है। तो टेल वाला जो फिन होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्डल फिन। क्या कहते हैं इसे? कॉर्डल। ये भी याद रखना है भैया आप लोगों ने। और जो माउथ के करीब होता है जिससे वो बेसिकली स्विम करता है दैट इज कॉल्ड पेक्टोरल फिन। और बहुत सारी फिशेस में एक पेयर पेक्टोरल फिन का नहीं होता बल्कि टू पेयर पेक्टोरल फिन के होते, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। और ये मैंने आप लोगों के सामने कौन सी फिश बनाई है? ये मैंने आप लोगों के सामने बूढ़ी फिश बनाई है, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड कॉर्डल फिन एंड दिस वन इज कॉल्ड पेक्टोरल फिन, ठीक है। तो और आपको पता है आईज जो है वो ऊपर मौजूद है, द प्रेजेंस ऑफ ओपर्क्यूलम, दैट्स व्हाई वी विल डिस्कस हियर द बोनी फिशेस, राइट। तो एडिबल फिशेस बहुत सारी हैं जिनका आपने साइंटिफिक नेम के साथ बोटानिकल नेम भी याद रखना है। जैसे हिल्सा है, उसका कॉमनली नेम पल्ला है और वो फिशरमैन रखते हैं। आपको पता है फिशरमैन इज नॉट एज मच एज एजुकेटेड पर्सन, तो वो अपने जबान में अपना नाम रख देते हैं। जैसे खग्गा मछली कहते हैं, और खग्गा मछली बेसिकली जाहिर सी बात है इन सब फिशरमैन ने नाम रखा हुआ, और इसको कैटफिश कहते हैं। ट्राउट कहते हैं और ट्राउट को सैल्मन फिश कहते हैं, और सैल्मन फिश एक्सपेंसिव और बड़ी डिलीशियस फिश होती है, राइट। रोहू है, सुरमई सबसे महंगी फिश होती है। सुरमई का क्या नेम है? मैक्रल है। कार्प्स कहते हैं रोहू को। पम्फ्रेट, पम्फ्रेट जो आप लोग खाते हैं, पापलेट मछली जिसे कहते हैं, पर्चिस कहते हैं। तो ये कुछ एडिबल फिशेज हैं जिनको आप कहेंगे इन पाकिस्तान में एडिबल फिशेज आपको पता होनी चाहिए और इनका आपने याद रखनी है चीजें, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज बताते हुए, क्योंकि 5 मिनट रहते हैं, मैं उसके सामने 2-3 चीजें एंड करती हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताई है कि क्योंकि फिशेज है उनके पास होती है गिल्स की अपीयरेंस, लेकिन कुछ और ऐसी फिशेज भी हैं जो कि जिनको एक ऑर्डर में सेपरेट रख दिया गया है, क्योंकि आपको पता है सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास, सब क्लास के बाद आता है ऑर्डर। वो ऑर्डर हमारे पास कौन सा है? डिप्नॉय, ठीक है। और इसमें ज्यादातर हमारे पास आती हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, ईडिबल नहीं होती। जो इनमें जो होती हैं, इन फिशेस के पास होते हैं लंग्स। अब क्या होता है कि लंग्स मौजूद है ना, और इनको कहते हैं लंग फिशेस। लंग फिशेस है, ये क्या करती है? सरफेस पे आती है, सरफेस पे आती है, माउथ के थ्रू हवा अंदर डालती है, और इनका जो लंग्स है वो फिल्ड हो जाता है एयर से। उसकी वजह से ये जितना डीप डाउन जा सकती है, डाइव करके नीचे समंदर में जाती हैं और अपनी जहां इन्होंने ट्रैवल करना होता है वहां ट्रैवल करती है, फूड वूड के सर्च में करती हैं, और फिर वापस जब इनका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उनके इंटरनल प्रेशर से ज्यादा होना शुरू हो जाता है, लंग प्रेशर से ज्यादा होना शुरू हो जाता है, तो फिर ये वापस सरफेस पे आती हैं और अपनी जो है वापस से गैस को निकालती हैं। यानी कि ये एक ऐसी फिशेस है जिनसे बोला गया है हमारे पास एम्फीबिया अराइज हुआ, ठीक है। तो ये डिप्नॉय जो है ये एक ऐसा ऑर्डर है लंग फिशेस का जिनका कहा यह जाता है कि जो एम्फीबियंस हैं, जिनको जो आधी लाइफ समंदर एक्वेटिक में गुजारते हैं और आधी लाइफ टेरेस्ट्रियल जैसे, उनकी जो अपीयरेंस है वो डिप्नॉय से हुई है, ठीक है। और लंग फिशेस ऐसी फिशेज हैं जो कि अगर आप इनको समंदर से बाहर निकाल के रख दें तो 1-2 घंटे तक ये जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली लंग फिशेज है। तो इसके लिए आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है। तो ये बेसिकली फिशेज अपनी एक्वेटिक लाइफ के लिए इनके पास बहुत सारे एडेप्टेशन होती है। फर्स्ट वन, दे हैव स्ट्रीम लाइक बॉडी जो स्विम करने के लिए मदद करते हैं। दूसरा वन, इनके पास पेक्टोरल कॉर्डल फिन होता है और इन्हीं फिन्स की वजह से भी ये मूव करते हैं। दूसरी चीज, इनके पास लंग, दे हैव लंग, और लंग के ऊपर क्या मौजूद है? लंग के ऊपर एयर ब्लैडर्स मौजूद है। अब क्या है भाई? ये एयर ब्लैडर्स क्या है? वही जिनमें एयर इकट्ठा होकर रहती है। अब मैं जैसे बनाऊं, अगर ये लंग है, ये लंग्स है भाई लंग फिश का, तो यहां पर पाउच मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एयर ब्लैडर, ठीक है। ये है एयर ब्लैडर। अगर फिश इनटेक कर रही है एयर, तो एयर उसके बाद इस एयर ब्लैडर में इकट्ठी हो जाती है। अब वो डीप डाउन जहां भी जाए तो वो सर्वाइव करती है। इससे क्या होता है कि फिशेस अपनी बायोन्सी मेंटेन रखते हैं। बायोन्सी का मतलब है
जितना डीप डाउन जाना होता है वहां जाती है और फिर नीचे ऊपर आ सकती है आराम से। ठीक है, तो रेस्पायर करने के लिए बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है जी, तो फ्लोट करती है, ऊपर फ्लोट करती है, नीचे डीप डाउन जाती है, ये सारा का सारा काम इनका कर रहा होता है। उसके अलावा इनका एक बड़ा इनके पास वेल जो है सेंसरी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं फॉर हेयरिंग, फॉर साइट। और आपको पता है कुछ फिशेस के पास बायोल्यूमिनेसेंस भी होता है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है कि वो अपनी बॉडी से लाइट जनरेट करते हैं। तो वो फिशेस होती हैं जो स्कैवेंजर्स होती हैं, जो कि नीचे रहती हैं और जो एक्वेटिक डेब्रीज पे गुजारती हैं अपनी लाइफ। यानी कि ऊपर का जितना कचरा वगैरह नीचे आता है, एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है तो वो बहुत सारा बचता है ना फूड, उसे कहते हैं डेब्रीज। तो वो जब डेब्रीज नीचे गिरती है तो नीचे मौजूद है जो कि सी बेड में एनिमल्स मौजूद है। सी बेड देखें, समंदर में वहां तक लाइट है जहां तक सनलाइट पेनिट्रेट करके जा रही है, कुछ मीटर्स तक, उसके बाद अंधेरा है। तो नीचे वाले एनिमल्स कैसे अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, इनकी बॉडी के अंदर से एक लाइट ओरिजिनेट होती है जो इनके सेल्स ओरिजिनेट करते हैं, एंड दैट टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। और ये मैंने आपको एडिशनल चीज बताई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम करते हैं एंड।